हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल समझो फिजिक्स में। मैं लेक्चर गौरव कुमार। उम्मीद है बच्चों आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, फिजिक्स आप लोगों को समझ में आ रही है। बच्चों आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ फिजिक्स पार्ट 1 का नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस इसमें रहेगा। क्लास 11th का भी सिलेबस इसमें कवर अप हो जाएगा। सर्कुलर मोशन जो पर्टिकुलर टॉपिक वहाँ पे दिया गया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं बच्चों, हमेशा की तरह से अपना लेक्चर विद अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ। सर्कुलर मोशन क्या होता है, आज का क्वेश्चन। किसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब बेटा सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं उससे पहले सर्कल को जान ले। सर्कल क्या होता है। सर्कल जनरली क्या है, एक टू डायमेंशनल फिगर है जिसका एक पर्टिकुलर सेंटर होता है। सेंटर क्या है कि कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट जो हमें मिल जाए उनको मिला दीजिए, बन जाएगा सर्कल। ओके, तो एक सर्कल बन जाता है। अब कोई ऑब्जेक्ट जब इस सर्कल की सरकमफ्रेंस में मूव करता है, या हम कहते हैं इस वृत्तीय पथ पर भ्रमण करता है, तो ऑब्जेक्ट कहा जाता है वह सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। ओके, यानी कि सर्कल में अगर मूवमेंट हो रही है ऑब्जेक्ट की तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन के हो सकते हैं। ओके, जैसे अर्थ की रोटेशन की हम लोग बात करें, अर्थ जब रोटेट करता है बेटा, यू नो वेरी वेल, तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। तो अर्थ पे अगर हम इमेजिनरी सर्कल्स ड्रॉ कर लें, तो जैसे कि लैटिट्यूड्स हम बनाते हैं ना, तो उन लैटिट्यूड्स पे अगर हम लोग हैं तो हम एक सर्कुलर मोशन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन कहा जाता है। कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे सर्कुलर ट्रैक पर अगर टर्न ले तो उस समय सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। ठीक है, घड़ी की जो सुइयां होती हैं, निडल है, वो भी पर्टिकुलर एक सर्कुलर मोशन वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन के देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा इसकी बारीकियों को समझते हैं कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े समझते हैं, डिटेल में इनको डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को भी मैं लगभग 2-3 पार्ट में रखूंगा, तभी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि काफ़ी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग इसके अंदर है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, पी पॉइंट से शुरुआत वो मोशन की करता है। अब ऑब्वियस बात है, पी पॉइंट से कर रहा है तो ओ से पी तक का डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो दैट इज अ रेडियस, एक रेडियस यहाँ पर कहलाएगा। ये जो रेडियस है जनरली मैं ओपी जिसको कह रहा हूँ, तो एक पोजीशन वेक्टर की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं। पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश इसको हम लोग बोलते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूँ वेक्टर के अंदर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, क्योंकि जो स्थिति है, पोजीशन है, उसको भी वेक्टर की तरह से ट्रीट किया जाता है। कारण क्या है कि पी पॉइंट पर तो रेडियस का डायरेक्शन कुछ है, अगर मान लो कोई दूसरा पॉइंट क्यू है तो वहां रेडियस का डायरेक्शन कुछ और हो सकता है। तो मे बी यहाँ पर हम आर डैश वेक्टर कह सकते हैं। लेकिन वेक्टर में जब लिख रहे हैं तब अलग अलग वैल्यू इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर ओपी के लिए आर कह दिया, वहां के लिए आर डैश कह दिया। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इनके केवल परिमाण की बात करें तो त्रिज्या या रेडियस जो है इसका मैग्नीट्यूड, तो चाहे पी पे बात करो या क्यू पे बात करो या आर पे बात करो, कोई भी डिफरेंट पॉइंट सर्कल पे हो, सबका मैग्नीट्यूड बराबर ही है। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर इक्वल ही है, लेकिन हाँ इसकी पोजिशन अलग अलग हो सकती है, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग नोट हम कर सकते हैं नोट। ओके, तो ये चीज समझ में आती है। अब ऑब्जेक्ट जब पी से स्टार्ट कर रहा है मोशन तो किसी ना किसी वेलोसिटी से करेगा। अब वेलोसिटी, यू नो वेरी वेल, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसमें कुछ उसका मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, हम मोड जो निकालते हैं, और दूसरा या इसका कुछ डायरेक्शन हो। क्योंकि वेक्टर का मतलब ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन। ये वेक्टर में आपको पढ़ा है, एक जनरल वेक्टर अगर हम ए कंसीडर करते हैं तो वेक्टर ए का मतलब क्या होता है, वेक्टर ए का मतलब है मैग्नीट्यूड, या हम इसको ए कैप लिख सकते हैं, या इस मोड को हटा करके सिंपल आप ए इंटू ए कैप कह सकते हैं। यही तो होता है। तो वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसमें दो चीजें हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी कब वेक्टर कही जाती है ये भी आप समझें। क्या सिर्फ डायरेक्शन होना ही वेक्टर क्वांटिटी होना पर्याप्त है? ऐसा नहीं है, डायरेक्शन का डिफाइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी क्वांटिटी को हम पूरी तरह से वेक्टर ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पर इस केस के अंदर थोड़ा समझो, बहुत ही बारीकी की चीज मैं बता रहा हूँ, सिंपल डेफिनेशन नहीं रटवाना है, चीजों को थोड़ा अच्छे से समझना है। समय थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन इसको समझ लीजिए अच्छे से। वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी में यहाँ पर एक स्पेसिफिक पी पॉइंट पर डायरेक्शन इसमें है।
लेकिन सर्कुलर मोशन करते समय जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से होके गुजरेगा, तो हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन आपको अलग अलग मिलेगा। चाहे आप P पे है तो अलग मिलेगा, Q पे है तो अलग मिलेगा, R पे है तो अलग मिलेगा, ठीक है, एक्स वाई से कोई और भी पॉइंट हो तो वहां पर डायरेक्शन वेलोसिटी का अलग अलग मिलेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलने से मतलब हम कह सकते हैं मोशन का डायरेक्शन यहाँ पर अलग अलग मिलेगा। मोशन का डायरेक्शन अलग अलग मिलने का मतलब है कि सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन लगातार हर इंस्टेंट पर बदलती रहती है, हर पॉइंट पर सर्कुलर मोशन में बदलती रहती है। तो कहने का मतलब है डायरेक्शन यहाँ पर डिफाइंड नहीं हो पा रही है। अब डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है तो इसका हम वेक्टर टर्म ना लेकर के हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड टर्म लेते हैं। मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सिंपल, विदाउट डायरेक्शन। और विदाउट डायरेक्शन वेक्टर किसको कहते हैं बेटा? विदाउट डायरेक्शन वेक्टर बोला जाता है स्पीड। सिंपल, हम उसको स्पीड या चाल कह सकते हैं, क्योंकि चाल क्या है? एक स्केलर है, सदिश अदिश राशि है, ठीक है। वेक्टर आपका वेक्टर है, एक सदिश राशि है। तो यहां पर हम चाल कह सकते हैं। और चाल भी आपकी दो तरह से ट्रीट हो सकती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो समझे इस बात को। चाल भी आपकी दो तरह से ट्रीट हो सकती है। चाल का मतलब जिसको मैं कह रहा हूं स्पीड, या तो आपकी स्पीड हो सकती है सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म, या आपकी स्पीड हो सकती है सर्कुलर मोशन में नॉन यूनिफॉर्म। ओके, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। अगर एक समान चाल का मतलब है तो स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, मैग्नीट्यूड फिक्स है। डायरेक्शन तो बदलेगा ही बदलेगा, ये बात तो दिमाग में बैठा लीजिए सर्कुलर मोशन में। क्योंकि डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन में पी क्यू आर डिफरेंट डिफरेंट जैसे पॉइंट्स पे सर्कुलर मोशन होगा, डायरेक्शन तो बदलेगा। हाँ, स्पीड हो सकता है बदल रही है या नहीं बदल रही है। अगर नहीं बदल रही है, यूनिफॉर्म है, तो वो बन जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसको बोलते हैं हम एक समान वृत्तीय गति। ये अभी पढ़ाऊंगा आगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा? इसमें आपकी स्पीड क्या आ जाएगी? वेरिएबल आ जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया वेरिएबल, जो बदल बदल रहा है। क्या बदलेगा यहाँ पर? मैग्नीट्यूड बदलेगा। यहाँ पर हम स्पीड के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बच्चों। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका परिमाण क्या है, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर ये बदलेगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। तो उसी के बेस पे फिर सर्कुलर मोशन भी हमारी कैसी कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगी। तो दो तरह से क्लासिफिकेशन थोड़ा सा दिखाई देता है यहाँ पर सर्कुलर मोशन में। या तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है। कब होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूवमेंट करेगा। यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूवमेंट करेगा तो हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देंगे। और अगर वेरिएबल स्पीड से या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूवमेंट करेगा तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है। जहां तक बात वेलोसिटी की है, तो वेलोसिटी को यूनिफॉर्म कहना यहां पर सही नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पर बदल ही रहा है। और वेलोसिटी क्या है? विदाउट डायरेक्शन कहें तो स्पीड ही तो है। ओके, तो स्पीड यहां पर यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी यहां पर डायरेक्शन वाइज देखें तो बदलेगी ही बदलेगी। ये बात आप लोगों के समझ में उम्मीद है आ गई होगी। अब थोड़ा सा एक चीज, थोड़ा इसमें इतना समझ में आ गया आप लोगों को, अब एक बात और थोड़ा समझ लीजिए। अब चूंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो फिक्स हो गया, अब कोई सी भी मोशन हो, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या बताया मैंने, ध्यान रहे, जिसमें स्पीड यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। जैसे अर्थ फिक्स स्पीड से रोटेट कर रही है, तो उस पर जितने भी सर्कुलर मोशंस हो रहे हैं, जो भी सर्कल हम लैटिट्यूड जो बनाते हैं उसके ऊपर, वो बिल्कुल फिक्स स्पीड से ही मूव कर रहा है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? जैसे किसी वर्टिकल मोशन में कोई हम ऑब्जेक्ट को घुमा दें, एक रस्सी से बांध के कोई पत्थर को आप वर्टिकली सर्कल में घुमा दिया जाए, तो वहां पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखने को मिलता है। तो अलग अलग एग्जांपल्स इसमें देखने को मिलते हैं। उम्मीद है बात आप लोगों को ये थोड़ा समझ में आई हो। थोड़ा सा बहुत ही बारीकी की चीज है, आसान है, लेकिन अगर चीजों को थोड़ा डिटेल में बिल्कुल कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है तो थोड़ा समय लगता है। और मैं जनरली थोड़ा सा समय लेता हूँ वीडियो के अंदर, क्योंकि जल्दबाजी में मुझसे नहीं बताया जाता, ठीक है। तो इसलिए प्लीज इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए समय रहते हुए। अगर एक बार देख लेंगे तो एक हमेशा के लिए क्लियर ये हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब एक चीज आपको पकड़ लेना है कि सर्कुलर मोशन के अंदर एक चीज क्लियर हो गया है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। ये एक चीज थोड़ा सा माइंड में बिठा लाएं। क्या चेंज होता है? डायरेक्शन चेंज होता है। किसका चेंज होता है? वेलोसिटी का। ठीक है बेटे, ये चेंज होना है। अब वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने का मतलब समझिए।
इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। जरूरी नहीं मैग्नीट्यूड में चेंज होगा तभी चेंज कहेंगे, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो भी हम चेंज ही कहेंगे। तो इस डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से, वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन डेवलप यहां पर हो जाता है, त्वरण डेवलप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एसीपी इंडिकेट कर रहे हैं ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंटर की तरफ ये काम करने लगता है। क्यों आ रहा है ये एक्सेलरेशन, ये त्वरण? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार सर्कुलर मोशन में बदल रही है। बात समझ में आ गई है? तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम की टर्म यहां पर आपको मिलेगी। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया है तो ऑब्वियस बात है सेंट्रीपिटल फोर्स भी आएगा, अभिकेंद्र बल भी आएगा, क्योंकि जब एक्सेलरेशन है तो बिना बल के तो आएगा नहीं। तो उसको भी पढ़ेंगे भी आगे, अच्छे से इसको डिटेल में क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चे, ये बात उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई हो। अच्छा, अब एक चीज और थोड़ा सा समझिए। अब जब वेलोसिटी हमने कहा कि फिक्स है, यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन में है और डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी बदले, मैग्नीट्यूड किसका, स्पीड का मैग्नीट्यूड भी बदले, तो सर्कुलर मोशन बन जाता है नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक एक्सेलरेशन और आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये बात भी थोड़ा समझने वाली है। एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ तो आएगा ही आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्र त्वरण के बिना नहीं होगा। लेकिन अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड भी बदल गया तो एक एक्सेलरेशन और आ जाएगा, जो कि टेंजेंशियली होगा, वृत्त के स्पर्शी होगा परिधि से। ठीक है, उसको हम स्पर्शी त्वरण या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल देते हैं। एक नया तरह का त्वरण आ जाता है। ये नए तरह का त्वरण सिर्फ कहाँ आएगा, ये आएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। फिलहाल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ये त्वरण नहीं होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्यों नहीं होता त्वरण? क्योंकि केवल डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड तो फिक्स ही है ना। यहाँ पर डायरेक्शन भी बदल रहा है नॉन यूनिफॉर्म में, और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, इसलिए दोनों त्वरण यहाँ पर आते हैं। इनकी बातें अभी मैं डिटेल में आगे करने वाला हूँ। तो ये बात थोड़ा सा आप लोगों को आई होप क्लियर हुई हो। अब एक टर्म और यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर एक ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर टर्म है। सर्कुलर मोशन के अंदर कुछ टर्म्स एंगुलर लेनी पड़ती है हमको। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा अभी चलता हूँ, एक डिफरेंस पहले क्लियर करता हूँ। पहले सर्कुलर मोशन का एक डेफिनेशन हम लोग दे देते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन अगर दें तो सर्कुलर मोशन क्या है, इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle और रोटेशन along a circular arc। जो जैसा कि मैंने बताया सिंपल सा कि मूवमेंट अगर ऑब्जेक्ट का परिधि पर हो रहा हो, सर्कल की या वृत्त की परिधि पर कोई भी ऑब्जेक्ट भ्रमण कर रहा है, या सर्कुलर आर्क में या किसी भी वृत्तीय चाप पर अगर भ्रमण हो रहा है, तो वो वृत्तीय गति कहलाती है। सिंपल सी बात इतनी है। अच्छा, एक चीज और समझिए। जब वृत्तीय गति से पहले हमने कुछ स्ट्रेट लाइन मोशंस पढ़ी थी। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब समझ में आता है, लीनियर मोशन जिसको कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ए से कोई सीधी रेखा में किसी बिंदु बी तक गति कर रहा है, तो जब ए से बी तक मोशन हो रहा है तो इसमें कुछ टर्म हम लीनियर ऑब्जर्व करते हैं। लीनियर का मतलब होता है रेखीय। ठीक है बेटा, लीनियर का मतलब होता है रेखीय। तो कुछ रेखीय टर्म्स हमें यहाँ मिलती है। वो कौन कौन सी टर्म है? जैसे अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया तो हो सकता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ए से बी तक कुछ विस्थापन होगा, ऑब्वियस बात है। तो ये रेखीय विस्थापन इसको हम कह देते हैं, क्योंकि एक रेखा में गति होकर के ये हुआ है। अब विस्थापन हुआ, विस्थापन में कोई भी बदलाव होगा तो कोई वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगा, वेग आ जाएगा। अब जब वेग आया है तो ये रेखीय वेग कहलाएगा, क्योंकि रेखीय गति में ही इसको हम अनुभव कर रहे हैं। अब जब वेग आया है तो कुछ ना कुछ त्वरण भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक रेखा में वेग परिवर्तन की दर ही होता है त्वरण, या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इसको हम कहते हैं। तो ये भी ऑब्जर्व किया जाएगा। ये सब लीनियर टर्म्स है हमारे। लेकिन सर्कुलर मोशन के अंदर कुछ और हम ऑब्जर्व करते हैं, सम एंगुलर टर्म्स। ये बात थोड़ी समझने वाली है, एंगुलर टर्म्स। अब वो एंगुलर टर्म्स क्या क्या है? अब जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ तो सर्कल के अंदर कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। जनरली एक एंगल है, वो अभी अभी आगे मैं समझाने वाला हूं, उसको हम थीटा से शो कर देते हैं। अब कुछ वेलोसिटी जैसे लीनियर में v है, तो ऐसे ही यहाँ पर इसकी ओमेगा हम लोग कह देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद इधर आपको ना दिखे हो। थीटा
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा हमने फॉर एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी बोल दिया। ऐसे ही एक एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पर अल्फा हो सकता है। इन टर्म्स को थोड़ा भी डिफाइन हम करने वाले हैं। तो एंगुलर टर्म्स हमें यहाँ पे सर्कुलर मोशन के अंदर लेनी होती है। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू अभी मैंने दिया है, जितना भी इस समय हमको लगा है इसमें, उम्मीद है चीजें समझ में आई हो। डेफिनेशन तो देखो छोटी सी है, इसको रट लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक थोड़ा सा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कहानी यहाँ पर हो क्या रही है। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया हो। नहीं अगर समझ में आया तो अभी थोड़ा एक ब्रेक लेकर के उसको दोबारा से सुनिए जो मैंने कहा है। ओके, तो ये चीजें थोड़ा सा क्लियर होगी, तब आगे इसमें आप बढ़िए। तो अब आगे हम इसको करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंगुलर टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन से संबंधित कुछ एंगुलर टर्म्स हम लेंगे। एंगुलर टर्म्स का मतलब कोणीय, एंगुलर का मतलब आप समझिए कोणीय। कुछ कोणीय राशियां इसमें ली जाती है, क्या क्या है वो थोड़ा समझेंगे। तो एक सर्कुलर पहले मोशन हम मान लेते हैं पी पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन इस तरह से कर रहा है। आई होप आपने पॉइंट ऑब्जर्व किया हो। अब ये दोबारा देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो पॉइंट ए के सर्कुलर मोशन इस तरह से कर रहा है। अब सर्कल बन गया, सर्कुलर मोशन उसने किया है। अब सर्कुलर मोशन कहां से शुरू हुआ था? पी से शुरू हुआ था। ठीक है, अब पी से शुरू हुआ था, सेंटर इसका ओ मान लिया हमने, आर इसका रेडियस मान लिया, रेडियस मतलब त्रिज्या मान लिया। ठीक है बेटा, अब ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंट पर माने किसी पॉइंट पी डैश पर है, कोई दूसरा पॉइंट पी डैश सर्कल पर पहुंचा है। यहां पर इसकी रेडियस हम आर डैश मान लेते हैं वेक्टर में। वेक्टर में लिखा है इसलिए वहां पर आर डैश मानना है, ओपी को हम आर वेक्टर मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थिति सदिश, अभी बताया ना मैंने पहले, ये स्थिति सदिश है, ये एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन एक डायरेक्शन के साथ है, तो यहाँ पे डायरेक्शन अलग है रेडियस का, वहां अलग है। ठीक है बेटा, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करके चलें, इसलिए वहां पे हमने आर डैश माना है। बाकी मैग्नीट्यूड और परिमाण की बात करें तो परिमाण तो ओपी का भी वही है और ओपी डैश का भी वही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, रेडियस सेम है। लेकिन डायरेक्शन वाइज थोड़ा अलग अलग इंडिकेट हम करते हैं जब एरो लगा करके लिखते हैं। बात समझ में आ गई? तो वो बेटा पी से पी डैश तक गया है। अब पी से पी डैश तक जाने में कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पर बनेगा, क्योंकि कोई ना कोई एंगल यहाँ पर बनेगा, इसको थोड़ा समझेंगे पहले। एक एंगल हम ले लेते हैं यहाँ पर डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा जनरली ओरिजिन पी से मान करके पी डैश तक के बीच में कोई एंगल जो भी बना डेल्टा थीटा, तो इसी को हम यहाँ पर कोणीय विस्थापन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट एंगुलर भी हुआ है, जिसको हम डेल्टा थीटा यहाँ पर कह सकते हैं बेटा। अब डेल्टा थीटा ये वाला जो है टर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब डेल्टा थीटा हो गया है तो डेल्टा थीटा होने में कुछ ना कुछ टाइम भी इसको लगा होगा, कोणीय विस्थापन होने में कुछ टाइम इसको लगा होगा। मान लेते हैं इसको जो कुछ टाइम है डेल्टा टी फॉर एग्जांपल लग गया है। तो जब कोणीय विस्थापन हुआ है कुछ समय में हुआ है, तो उसको फिर हम ऑब्वियस बात है उसका वेग भी निकाल सकते हैं कोणीय। जिस तरह से रेखीय वेग निकालते हैं, लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं, इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी भी यहाँ पर निकाली जा सकती है। अभी निकालेंगे इसको हम। ओके, अब यहाँ पर एक पी से पी डैश की शॉर्टेस्ट पाथ डेल्टा आर मान लिया हमने। ठीक है, डेल्टा आर यहाँ पर एक तरह का ये शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब इसकी शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट हो गई है पी से पी डैश तक के लिए। और सिंपल अगर डिस्टेंस हम देखें इस आर्क की वैल्यू, तो वो डेल्टा एस है। डेल्टा एस सिर्फ क्या है? दूरी है जो पी से पी डैश तक वो पाथ पे जो उसने ट्रेवल किया है। तो ये पूरा नोटेशन सर्कुलर मोशन का हमने यहाँ पर ले लिया है। उम्मीद है आपको फिगर समझ में आया हो। तो पहली टर्म हम लोग ले रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। जैसा कि मैंने बताया डेल्टा थीटा यहाँ पर कोणीय विस्थापन है। तो अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ओपीपी डैश। ठीक है बेटा, एक ट्राइंगल नजर आ रहा है ओपीपी डैश। इस ओपीपी डैश में अगर डेल्टा थीटा का वैल्यू आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? एक एंगल होता क्या है? एक एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, ऐसी तो लिखते हैं हम लोग इसे, आर्क अपॉन रेडियस, या हिंदी में कहें तो चाप बटे त्रिज्या लिखते हैं इसको। अब आर्क कितना है यहाँ पर? आर्क देखे तो सिंपल पी से पी डैश तक है हमारा डेल्टा एस, और रेडियस कितनी हमने मानी? मान लीजिए आर। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सिर्फ, मैग्नीट्यूड इसका भी आर है इसका भी आर है, डायरेक्शन वाइज अलग अलग लिख सकते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो डेल्टा एस अपॉन आर, तो ये जो डेल्टा थीटा इक्वल आपका आया डेल्टा एस अपॉन आर, ये बन गया हमारा कोणीय विस्थापन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटी है, पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था जब फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स बताए थे। यहाँ पर इसका कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन एक स्पेशल यूनिट हम लोग इसको देते हैं, दैट इज रेडियन। रेडियन हम इसको देते हैं। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बन जाता है। अब इसकी हाँ डायमेंशन की बात करें तो उसकी डायमेंशन कुछ नहीं होगी बेटा, क्योंकि यूनिट नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्पेशल यूनिट नहीं है। तो रेडियन तो बस हमने इसको दे दिया है, क्योंकि डेल्टा एस भी लेंथ में मेजर होता है, आर भी लेंथ में मेजर होता है, तो डायमेंशन नहीं बनेगी, लेकिन रेडियन इसको दे देते हैं यूनिट।
अगली क्वांटिटी हम ले रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि हमने बात करी, इस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग शो करते हैं बेटा ओमेगा से। ठीक है बच्चे, तो ओमेगा जिसकी बात कर रहे थे, अब जब कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज भी होगा समय के साथ। भाई पी से पी डैश तक जाने में कुछ चेंज हुआ है, फिर आगे कोई फर्दर कोई दूसरा पॉइंट हो सकता है, वहां जो भी चेंज हो रहा है, किस पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी हम चेंज जब ऑब्जर्व करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी हम देख सकते हैं इसकी क्या है। तो एंगुलर वेलोसिटी जनरली जो लिखी जाएगी, डेफिनेशन इसकी मैं पहले डेफिनेशन ही लिख देता हूँ। इसकी डेफिनेशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर समय के साथ ही क्या है, कोणीय वेग कहलाती है। भाई सिंपल, जो जैसे वेलोसिटी लिखते हैं, वेग की डेफिनेशन क्या होती है, वेग का भी तो इसी तरह से लिखते हैं, रेखीय वेग जब लिखते हैं। तो ओमेगा बराबर अगर आप यहाँ पे लिखें तो क्या लिखेंगे बेटा, इसको आप लिखेंगे डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ये आपका कोणीय वेग हो जाता है। सिंपल इसकी यूनिट अगर आप लिखना चाहें तो यस यू कैन राइट रेडियन पर सेकेंड, इसको आप लिख सकते हैं, ये कोणीय वेग हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन अगर लिखना चाहें तो डायमेंशन इसकी आप t-1 लिख दीजिए, लिख सकते हैं। ओके, अच्छा अब एक चीज और समझनी है, अब यहाँ पर एक चीज समझो, क्या कोणीय जो वेग की बात हम कर रहे हैं ये स्केलर है या वेक्टर है, अगर ये बात की जाए कौन सी भौतिक राशि है, तो बेटा एक चीज थोड़ा समझ लीजिए इसमें। अगर ओवरऑल मोशन के अंदर बात करें तो डायरेक्शन तो देखो आप जानते हैं बदल रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन तो मोशन का हर पॉइंट पर बदल रहा है, तो इसको हम फिक्स ऐसे तो नहीं कह सकते। ओके बेटा, कि डायरेक्शन बदल रहा है तो वेक्टर इसको ट्रीट करो हर जगह पर, लेकिन हाँ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट हम देखें, एक तात्कालिक समय पर देखें, मान लो मैं कहूं पी डैश पर बताओ डायरेक्शन कितना है, तो डेफिनेटली पी डैश पर ओमेगा का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन मेरे को मिल जाएगा, तो तब ये वेक्टर ट्रीट किया जा सकता है। तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखने का एक तरीका होता है, अगर इसको वेक्टर ओमेगा वेक्टर लिखें तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम इसको लिख देते हैं एल आई एम, एक लिमिट लगा करके, डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, और ये हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, तब आपका कोणीय विस्थापन भी एक वेक्टर की तरह से हम ट्रीट करके लिख सकते हैं। ये इसका एक तात्कालिक मान लिखने का तरीका बन जाता है, तो तात्कालिक रूप से ये एक वेक्टर डेफिनेटली है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्म में, तब लिमिट लगाने की डिफरेंशिएशन फॉर्म में जरूरत नहीं होती, तो आप इसको डी थीटा ओवर डी टी लिख दीजिए, ये बन जाएगा। तो ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय विस्थापन वेक्टर है, एक तात्कालिक रूप से देखेंगे तो बिल्कुल वेक्टर ही नजर आएगा आपको, क्योंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन इसका है, लेकिन ओवरऑल मोशन के अंदर अगर डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो रहा तब उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई हो। अभी आगे और टर्म्स हैं, अगली टर्म है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें जिसको कोणीय आवर्ती कहते हैं। देखिए कोणीय आवर्ती ज्यादा कुछ नहीं है, एक तरह की एंगुलर वेलोसिटी से समझिए इसको आप। अब जब सर्कुलर मोशन हम लोग कर रहे थे तो सर्कुलर मोशन अभी आपने देखा क्या था कि एक सेंटर था, ऑब्जेक्ट आपका पी से किसी पी डैश पॉइंट तक गया है और यहाँ पर कोई एंगल उसने ट्रीट कर लिया है, यहाँ पर इसकी कोई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसकी कुछ हो गई है। ओके बच्चे, अगर हम कहें ऑब्जेक्ट आपका एक राउंड कंप्लीट करे, फॉर वन राउंड, अगर एक राउंड कंप्लीट कर ले तो एक राउंड कंप्लीट करने में सबसे पहले देखो एंगल कितना ट्रेस होगा, इस बात को समझे। तो इस पूरे राउंड को करने में जो एंगल ट्रेस यहाँ पर होना चाहिए वो होगा 2 पाई, डेल्टा थीटा बराबर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 पाई हम लिखेंगे। अब एक टर्म होती है टाइम पीरियड, आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी बताते देते हैं इसके बारे में, टाइम पीरियड जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, एक पूरे राउंड को पूरा करने में लगा समय, एक कंप्लीट राउंड को पूरा करने में लगा समय, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इसको टी से हम लोग शो कर देते हैं। तो इस केस में जो टाइम लगा इसको, तो इसको हम कैपिटल टी कह देंगे। एक टर्म होती है बेटा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सिंपल कहते हैं आवर्ती, ठीक है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, आवर्ती की बात करें, इसको एन से भी शो कर लेते हैं हम, ठीक है, और भी सिंबल्स हैं, न्यू से भी इसको हम शो कर लेते हैं, एफ से भी इसको हम शो कर लेते हैं, मैं यहाँ पर एन से शो इसको करूंगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ राउंड, नंबर से मतलब है कितने राउंड लगाएगा एक सेकंड के अंदर आपका ऑब्जेक्ट, वो फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एन से हम इसको शो करते हैं। और इस एन का मान अगर आप लिखते हैं तो ये टाइम पीरियड का ही रेसिप्रोकल होता है 1/t। हर्ट्स में इसकी हम लोग यूनिट लिखते हैं, पर सेकंड के ही बराबर ये होता है, ठीक है।
तो अब अगर यहाँ पर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, बात हम यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कर रहे हैं, तो ओमेगा बराबर सिंपल जो एंगुलर वेलोसिटी आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे उसको, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी लिखते हैं, ठीक है। अब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी तो एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन कंप्लीट राउंड के लिए इसकी वैल्यू जब लिखेंगे तो यू कैन राइट द 2 पाई अपॉन टी, और 2 पाई अपॉन टी को आप लिख सकते हैं 2 पाई एन। तो ये जो ओमेगा बराबर 2 पाई एन यहाँ पर आ गया, इसी को कह देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो कंप्लीट राउंड के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी हम देखते हैं, यही हमारी एंगुलर एक फ्रीक्वेंसी है, वही यूनिट है इसका जो एंगुलर वेलोसिटी का है, वही डायमेंशन है, उसी तरह से हम इसको मेजर करते हैं। तो उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको समझना जरूरी है टॉपिक की क्लैरिटी के लिए, और ये पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बन के आ जाते हैं। अब अगली टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन किसको कहेंगे, अब जैसा कि आपने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा, तो ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। पहले डेफिनेशन ले लें। नॉर्मल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। यानी कि कोणीय वेग परिवर्तन की दर समय के साथ क्या कहलाती है, कोणीय त्वरण कहलाती है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, अब एंगुलर एक्सेलरेशन इसको अल्फा से शो कर लेते हैं हम लोग। अब अल्फा से शो करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। मान लीजिए वेग में जो भी परिवर्तन हुआ सर्कुलर मोशन में, कोणीय वेग में या एंगुलर वेलोसिटी में जो भी चेंज हुआ, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा टी टी समय में मान लीजिए हुआ है, ठीक है बेटे। तो अब इसका यहाँ से फॉर्मूला तो बन गया, और इसकी डायमेंशन आप लिख सकते हैं, इसकी यूनिट लिख लीजिए। यूनिट अगर लिखेंगे तो आप इसका क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था एंगुलर जो वेलोसिटी के लिए बताया था आपको, रेडियन पर सेकंड लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको आप एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे तो रेडियन पर सेकंड, एक सेकंड और है, तो ये बन जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन अगर आप लिख लें तो t-2 इसको आप लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ में आप लोगों को ये आया होगा। इसका भी तात्कालिक मान लिखेंगे, तात्कालिक रूप से वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे हम, सदिश राशि ही है, तो जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो अल्फा वेक्टर लिमिट लगा करके डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो बनाए, और इसको भी आप डेल्टा ओमेगा पर वेक्टर लगा दीजिए, तो वेक्टर फॉर्मेट में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। और अगर इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखना चाहें तो डिफरेंशिएशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वहां पर आपको लिमिट लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो डी ओमेगा ओवर डी टी इसको हम लिख सकते हैं। तो वेक्टर आपको पढ़ाया हुआ है, उम्मीद है चीजें ये समझ में आई हो। तो ये कुछ एंगुलर टर्म्स थी जो सर्कुलर मोशन से संबंधित हैं, ये क्लियर होना जरूरी है, तभी आगे के टॉपिक ये पूरे अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपका। ओके, अब आगे एक रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। अभी एंगुलर वेलोसिटी आपने पढ़ा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ओमेगा कह रहे हैं। लीनियर वेलोसिटी एक सिंपल जो एक रेखा में जो मोशन होता है उसके जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा उसका रेट है, वो लीनियर वेलोसिटी है, या रेखीय वेग हम इसको कहते हैं। तो अब जब सर्कुलर मोशन है तो मैंने बताया यहाँ पर टर्म आपकी एंगुलर भी है और लीनियर भी है। अब फिर से वही चीज, मान लीजिए कोई सर्कुलर मोशन हुआ है, बिल्कुल वही सब चीजें हैं, पी से क्यू पी डैश तक के लिए गया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और डेल्टा थीटा आपका यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओके। और डेल्टा आर जो है यहाँ पर पी से पी डैश तक का शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया, डेल्टा एस जो आर्क की डिस्टेंस हो गई वो हो गया, ओके। तो अब सिंपल अगर मैग्नीट्यूड में कलेक्शन यहाँ पर कैलकुलेशन मैं करूँ, तो सिंपल मैग्नीट्यूड में मैं करूँगा तो पहले डेल्टा थीटा का वैल्यू मैं लिखना चाहूँ, 1 सेकेंड, डेल्टा थीटा का वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा डेल्टा एस अपॉन आर, सिंपल मैग्नीट्यूड वाइज मैं ऐसे लिखूंगा, ओके बच्चों। अब मैं अगर ओमेगा का वैल्यू लिखना चाहूँ, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिखना चाहूँगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड में सिंपली डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिख दूंगा, ओके। और डेल्टा थीटा का वैल्यू मेरा क्या बना है बच्चों, ये बना है डेल्टा एस अपॉन आर, और ये है 1 अपॉन डेल्टा टी। और 1 अपॉन डेल्टा टी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक्सप्रेशन को लिख दीजिए आप, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ये एक साथ कर दीजिए, और ये हो जाएगा 1 अपॉन आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ये क्या बन गया, ये जो आर्क में आपने डिस्टेंस चला है इसका परिवर्तन का दर आ गया, इसका रेट आ गया चेंज का, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये एक तरह से रेखीय जो दूरी यहाँ पर है, ओके, उसी का दर ये रेट आया है, जिसको हम सिंपल लीनियर वेलोसिटी कह सकते हैं v। और ये आपका अपॉन आर जो बच रहा है वो बचा है। तो यहां से v का वैल्यू जो आपका आ जाएगा दैट इज ओमेगा इंटू आर।
ये एक मैग्नीट्यूड वाइज कैलकुलेशन मिल गई है। यही है आपका रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में। इसको चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वी वेक्टर इसमें लगा दीजिए आप, और ये आ जाएगा आपका ओमेगा इंटू आर क्रॉस वेक्टर, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है बात थोड़ा समझ में आई हो। ये एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डायरेक्ट ड्राइव करने के लिए कहा जाता है। इसमें डायग्राम आप बना दें, इसका छोटा सा कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, कैसे कैसे मोशन में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और रिलेशन को ड्राइव आप ये कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें चीज़ नहीं है। बेसिक समझने में टाइम लगता है बच्चों, ये बात समझें। बाकी की चीज़ जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो चीज़ें फटाफट होने लग जाएंगी, फिर उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत समय नहीं लगेगा। एक और रिलेशन कराने जा रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये भी अभी पढ़ा है। लीनियर एक्सेलरेशन सिंपल ए हम कह देंगे, क्योंकि कुछ रेखीय वेग है ना, लीनियर वेलोसिटी हुआ है तो लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी जो पढ़ा है आप लोगों को, इसमें भी वही सब चीज़, वो जो भी पीछे फिगर बनाया था उसी को याद रखते हुए माइंड में हम चलेंगे। तो रिलेशन वही लेके चलते हैं, v बराबर यहाँ पर लेके चलते हैं आर ओमेगा, या ओमेगा इंटू आर हम लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज ले रहा हूँ, और मैग्नीट्यूड आर यहाँ पर फिक्स रहेगा, क्योंकि जब रेडियस सर्कल के अंदर देखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स ही है ना, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है। वेक्टर वाइज जब डायरेक्शन वाइज लिखेंगे तब इसको हम वेक्टर आर और या यहाँ पर आर डैश कह देते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो इसको कांस्टेंट हम माने, ओमेगा वेरिएशन में है, तो यहाँ पर इसको एक इक्वेशन मानते हुए v बराबर आर ओमेगा को, इसका डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन में मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने भी क्लास में भी बताया था, और बाकी मैथमेटिक्स में आपको कराया जाता है। डिफरेंशिएशन जिसको हम कहते हैं अवकलन, मैथमेटिक्स में कराया जाता है अवकलन। यहाँ पर ये अवकलन जो बोल रहे हैं इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या विद रिस्पेक्ट टू टी हम इसको करेंगे, समय के सापेक्ष करेंगे। तो ये अवकलन करने पर हो जाएगा dv अपॉन dt, और r आपका कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा ओवर डी टी। अब डी वी अपॉन डी टी को क्या लिखोगे आप, ये सिंपल एक बन गया है रेखीय त्वरण। ठीक है, रेखीय त्वरण जनरली जो जैसे सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है, एक लाइन में लग रहा है, तो वो भी आपका एक एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, वो भी एक लीनियर एक्सेलरेशन ही है। या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की मैंने बात की थी, एक लीनियर एक्सेलरेशन है। तो डी वी अपॉन डी टी एक जनरल लीनियर एक्सेलरेशन है ए, और आर डी ओमेगा अपॉन डी टी को आप लिखेंगे अल्फा। तो ए बराबर आर अल्फा, एक ये रिलेशन मैग्नीट्यूड वाइज बहुत आराम से इसमें निकल जाता है। ठीक है बच्चे, तो इसको वेक्टर में इसको भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, यू कैन राइट। इसको अगर चाहें वेक्टर में लिखें तो वेक्टर लगाएं, अल्फा इसमें पहले लिखिए आप, अल्फा की डायरेक्शन पहले होती है, तो ये हो जाएगा ए इक्वल अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये भी एक रिलेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। डायग्राम इसमें वही बना दीजिएगा जो पहले इसमें बताया गया है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे जो हमने यहाँ पर इसमें पढ़े हैं। अब एक डिफरेंस हम थोड़ा यहाँ पर अब समझ पाएंगे अच्छे से, जो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसका जिक्र किया था, इसको पूरा क्लियर करा कर इस टॉपिक को मैं क्लोज करूंगा। जनरली सर्कुलर मोशन को अब दो तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक होती है हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान। ठीक है बेटा, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है असमान। ठीक, अब एक समान और असमान में अंतर क्या है, ये अंतर वही है जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में जो मैंने बताया है कि एक समान यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड से, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे क्योंकि डायरेक्शन तो बदल रही है, स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से करे, मैग्नीट्यूड भी बदले अब स्पीड का, जैसे आप सर्कुलर ट्रैक पे जनरली ग्राउंड पे प्रैक्टिकली आप टर्न लेते हैं तो आपकी स्पीड में चेंज करते हैं ना, बदलते हैं उसको, एक ही स्पीड पे अगर चलेंगे तो गिरने का यहाँ पे चांस बन जाता है। समझ में आ रही बात, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसके डिफरेंस को थोड़ा क्लियर करेंगे, अब थोड़ा आप इसको समझ पाएंगे। फटाफट इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, एक पूरा मैंने टेबुलर फॉर्म में इसको कर दिया है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे, मोशन इंप्लाइज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। बताया मैंने, हिंदी वाले इसको हिंदी में लिख लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, कि अगर समान चाल से सर्कुलर मोशन होगा, वृत्तीय गति होगी, तो एक समान है। नॉन यूनिफॉर्म कब कहेंगे, जब वेरिएबल स्पीड से होगा। वेरिएबल स्पीड का मतलब होता है जब इसकी उसकी स्पीड बदल रही है। ठीक है,
दूसरा पॉइंट इसमें है एंगुलर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर जीरो, दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, और जब स्पीड कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बताया था मैंने, जब सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट करता है तो पी से, मान लीजिए पी से क्यू पॉइंट तक जा रहा है या पी डैश पॉइंट तक जा रहा है, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो पी पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है और पी डैश पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने की वजह से सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आ जाएगा वेलोसिटी के, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने की वजह से। मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन, सॉरी दोबारा देखिए इसको, कि यहाँ पर जो डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन बदलने की वजह से एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आ जाएगा, तो उसी एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल जाए तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो उस केस में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता है जो स्पर्शी होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है बेटा, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर तो इसका कोई मतलब नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर सिर्फ एक्सेलरेशन कौन सा आएगा, सेंट्रीपिटल आएगा, टेंजेंशियल नहीं आएगा, ये जीरो है। और एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओमेगा में बदलाव भी नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा, तो इसलिए जीरो रहेगा। दूसरा, इसके केस में ये नॉन जीरो हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। ठीक है बच्चों, ये बात थोड़ा समझें। देखो, जब सर्कुलर मोशन हो रही है या तो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंटर की तरफ सिर्फ एक एक्सेलरेशन मिलेगा आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो रही है तो एक एक्सेलरेशन और मिल जाएगा। तो इसको वेक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग थोड़ा देख ले, मैं अलग से फिगर इसकी बना देता हूं, थोड़ा एक बार देख लीजिए। तो एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो एक एक्सेलरेशन आपको मिलेगा टेंजेंशियल एटी, जो स्पर्शी है वेग की दिशा में। ठीक है, तो इन दोनों का नेट जो एक्सेलरेशन निकालोगे आप, नेट निकालेंगे ना, रिजल्टेंट, तो इनका रिजल्टेंट जो ए वेक्टर अगर मैं कहूं, तो यहां पर जो ए वेक्टर मेरा लिखा जाएगा, ये लिखा जा सकता है ए सी आई, क्योंकि ए सी जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, और प्लस ए टी जे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ए टी जे ऐसे आप लिख सकते हैं। ये टोटल आपका एक्सेलरेशन है, और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड इसका क्या लिखोगे, वेक्टर थ्योरी में सब सिखाया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा ये नेट एक्सेलरेशन आएगा। किस में आ गया, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर आ गया। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, यहां नहीं होता, यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं होगा। उम्मीद है बात मेरी समझ पाए हो आप। तीसरा पॉइंट है लीनियर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। अभी बताया मैंने, एंगुलर वेलोसिटी जो है इसमें सब कांस्टेंट रहेगी, इसमें लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल वेरी विद टाइम, क्योंकि वेरिएबल स्पीड है। नेक्स्ट पॉइंट है नेट लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज रेडियली इनवर्ट। नेट, नेट कौन सा बोल रहे हैं, क्योंकि जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन मिलेगा, इनवर्ट जिसको हम बोल रहे हैं, सिर्फ वही मिलेगा, रेडियली इनवर्ट। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर नॉट रेडियल, इनवर्ट नहीं मिलेगा, नेट एक्सेलरेशन ये मिलेगा आपको। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मिलेगा, इसकी वैल्यू हमने ये बताई है। एक पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज कांस्टेंट। यस, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर एक फिक्स बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अभी पढ़ाएंगे आगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सब चीजें इसमें कांस्टेंट नहीं रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट, और इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी भी यूनिफॉर्म स्पीड में कांस्टेंट बनी रहेगी, यहाँ पर वेरी करती रहेगी टाइम के साथ। एग्जांपल्स कुछ दे दिए हैं, जैसे मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, या सेकेंड, मिनट एंड ओवर हैंड्स ऑफ ए वॉच, घड़ी की जो सुइयां होती हैं, ठीक है, या मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल है मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन ए वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल बोलते हैं कि किसी जैसे रस्सी में पत्थर बांध करके उसको ऊपर ऊर्ध्वाधर वर्टिकली रूप से घुमाए ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उदाहरण कहा जाएगा। ठीक है, वर्टिकल सर्कल विद अ स्ट्रिंग, बॉब, रोलर कोस्टर, ये सब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। तो ये डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई हो।
यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो अब आगे के लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब बातों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में। एक लेक्चर स्पेशली इनके ऊपर बनाऊंगा और फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस लेक्चर को दोबारा भी एक बार देखिए, थोड़ा बेसिक समझिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैंने थोड़ा सा बेसिक को बूस्ट करने की कोशिश की है। सिर्फ ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली नहीं पढ़ना है बच्चों, थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल में समझना है। दोबारा से एक बार सुनो, कहीं से कोई दिक्कत आई है, कंफ्यूजन होता है, कोई क्वेश्चन है तो क्लास में पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, आगे की सारी वीडियो आपको फिर मिलती रहेंगी। ओके, तो चलिए बच्चों आज इतना ही रखते हैं इसमें। आई होप यू हैव एंजॉयड a lot, so thanks for watching, have a good day, thank you।